केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। और हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो पहले जो जहाँ से हमने कालक्रम के बारे में पढ़ लिया, अब उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। आइए अब सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम से आगे का पाठ। अब आपने देखा था कि पूरे विश्व में उस समय 3 नदी घाटी सभ्यताएं थीं। कौन कौन सी? एक तो एक बार फिर बात कर लेते हैं, ये सुमेरियन सभ्यता, एक है मिस्र की, एक हड़प्पा की। सुमेरियन सभ्यता थी वो दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई। और मिस्र की जो सभ्यता थी वो नील नदी के किनारे। हड़प्पा मोस्टली सिंधु नदी के किनारे इसके नगर ज़्यादा मिलते हैं, और बाकी जो नगर हैं वो दूसरी नदियों के किनारे मिलते हैं। ये 3 जो नदी घाटी सभ्यता थी उसमें हम सब इस पर हड़प्पा के जो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें एक नगर है हड़प्पा, उसके विषय में बात करते हैं। हड़प्पा जो अब है, हड़प्पा है वो फिलहाल अविभाजित भारत में आज़ादी से पहले तो भारत में था, लेकिन अब ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला के अंदर। पाकिस्तान में उस समय मोंटगोमरी जिला था। मोंटगोमरी जिले में, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में था, लेकिन अब उस जिला जो विभाजित हो गया और अब हड़प्पा आ गया अभी पाकिस्तान में है, साहिवाल जिले में। साहिवाल जिले में कौन सा प्रांत, कौन सा था इसका? पंजाब प्रांत। पाकिस्तान, पंजाब सिर्फ भारत में नहीं है, पाकिस्तान में भी है। भारत के पास है पंजाब। जो जो पंजाब जो मेन रूप से था, जो विभाजन के बाद में कुछ पंजाब उनके पाकिस्तान के पास में चला गया, कुछ हमारे पास में रह गया। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में अभी है हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज जो उत्खनन किसने किया? 1921 के अंदर हमने बात की थी, डॉक्टर दयाराम साहनी ने। उसके बाद में 1946 में, उसके बाद में 1946 और 26 में, 1926 में और 1946 में। 1926 में माधव स्वरूप वत्स, और 1946 में मार्टिमर व्हीलर, एक विद्वान हुए मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर ने इन जो हड़प्पा का जो स्थल है उसका उत्खनन किया था। ये जो हड़प्पा जो स्थल है वो 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 5 वर्ग किलोमीटर। अब इसके जो नगर नियोजन है उसके बारे में, नगर नियोजन और उसमें जो स्थल, वहाँ जो पुरातात्विक जो सामग्री मिली है उसके विषय में बात करते हैं। कौन कौन सी सामग्री मिली है और इसका नगर नियोजन जो कैसा है। हाँ, हड़प्पा, हड़प्पा का जो नगर, हड़प्पा ही नहीं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो ज़्यादातर नगर हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो ज़्यादातर नगर हैं उनमें वो 2 भागों में विभाजित है ज़्यादातर। कुछ नगरों के अलावा, लोथल वगैरह कुछ नगरों के अलावा पश्चिमी भाग था वो, दुर्ग टीला कहलाता। और जो पूर्वी भाग था वो निचला नगर, इसको कहते थे दुर्ग टीला, और इसको निचला नगर।
दुर्ग किले में शासक वर्ग रहता था, यानी कि इतनी बड़ी सभ्यता थी तो उसको कुछ चलाने के लिए कोई प्रशासनिक व्यवस्था हो तो होगी। तो उस जो दुर्ग किला था उसमें शासक वर्ग रहता था, यानी कि उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको चलाने वाले शासक वर्ग हैं, पुरोहित वर्ग हैं, यानी कि कुछ धार्मिक चीज़ों की भी कुछ चीज़ें मिली हैं, तो उससे पुरोहित वर्ग भी होगा, तो वो भी दुर्ग भाग में रहता था। और निचले नगर के अंदर मध्यम वर्ग और जो नीचे जो लोग होते थे वो रहते थे, मध्यम वर्ग मान लो, मध्यम वर्ग या जो कृषक समाज के जो लोग थे वो रहते थे निचले नगर के अंदर। ठीक है, यहाँ से हड़प्पा की जो सभ्यता है, हड़प्पा के जो स्थल है वहाँ से 12 अन्नागार मिले हैं। 12 जो अन्नागार मिले हैं वो 6 की संख्या में 2 पंक्तियों के अंदर है। देखो 1 2 3 4 5 और 6, एक पंक्ति हो गई और दूसरी पंक्ति 1 2 3 4 5 6 ऐसे मिले, क्योंकि हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, यानी कि नगर तो थे, लेकिन नगर कैसे बनेंगे जब कोई, देखिए पहले इस विषय पर बात कर लेते हैं। कोई नगर है, कोई नगर की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी जब इसके आसपास में बहुत छोटे छोटे गांव होंगे, और इन छोटे छोटे गांवों में जो कृषि का जो उत्पाद होता है, कृषि का जो उत्पाद होता है, अपने लिए हिस्से का उत्पाद बचाने के बाद में जो अधिशेष उत्पादन होता है वो उसकी आपूर्ति की जाती है शहरों के अंदर, उसकी आपूर्ति शहरों के अंदर की जाती है। जब अधिशेष उत्पादन होगा तो ही शहरों के लिए खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध हो सकेगी, तो ये व्यापार वाणिज्य विकसित हो सकेगा। तो ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। जो हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी तो वहाँ से गांवों से आने वाला अनाज का भंडारण तो करना होगा शहरों के अंदर, तो उसके लिए अन्नागार बने हुए थे। और ये एक जो पुरातत्वीय जब खुदाई हुई है हड़प्पा के अंदर, तो उसके अंदर ये 6 की संख्या में 2 पंक्तियों के अंदर अन्नागार मिले हैं। ठीक है, और ये जो अन्नागार है वह लोथल में एक बंदरगाह मिला है, गोदीबाड़ा मिला, जिसे डॉकयार्ड कहते हैं। और उसके बाद में ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लोथल के बंदरगाह के बाद में ये अन्नागार है वो सबसे बड़ी इमारत के तौर पर देखा जाता है। इस अन्नागारों के पास में ही 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, 18 वृत्ताकार चबूतरे, 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले इन अन्नागारों के पास में। तो इससे ये चबूतरों से ये पता लग जाता है कि इन अनाजों की साफ सफाई के लिए शायद ये वृत्ताकार चबूतरे होंगे कि इनके ऊपर शायद अनाज की साफ सफाई की जाती होगी। और पास में 15 मजदूरों के कमरे मिल रहे हैं, 18 वृत्ताकार चबूतरे तो 15 मजदूरों के कमरे, जहाँ पर जो ये साफ सफाई करने वाले जो मजदूर लोग हैं वो रहते थे। ठीक है, और अब बात करते हैं यहाँ पर एक कब्रिस्तान मिला है, हड़प्पा के अंदर एक कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान मिला है, उसे 837 कहते हैं कब्रिस्तान को। यानी कि कोई भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुराने जो नगर है उनको खुदाई से पहले विभाजित कर लिया जाता था। कोई कहीं पर कोई स्थल पर खुदाई करनी होती थी तो ऐसे कुछ बांट लिया जाता है कुछ स्थलों को, क्योंकि चीज़ें जो मिले वो पता लग जाए कि ये इस स्थल से मिली है, तो इसको ऐसे नाम दे दिया जाता था ABCD ABCD। ठीक है, और फिर इन खानों को भी फिर अलग अलग नंबर दे दिए जाते थे कि A1 A2 A3 ऐसे करके एक 837 नाम का एक खाना है, एक खाना मान लो, एक जगह मान लो, वहाँ से 57 समाधान मिले हैं, 57 कंकाल मिले हैं, यानी कि 57 जो शव थे उनको दफनाया गया है वहाँ पर।
ठीक है। तो उन 57 में से 12 के साथ, इन 57 में से 12 के साथ कांसे का दर्पण मिला है, कांसे का दर्पण। अब किसी के साथ में कांसे का दर्पण मिला है किसी को दफनाते समय, तो ये हमें इससे संकेत मिलता है कि दर्पण मिला है। तो दर्पण किस काम आता है? शक्ल देखने के लिए, सूरत देखने के लिए। तो शायद पूर्व जन्म की मान्यता रही होगी कि इसको ये कहाँ सा ये दर्पण पसंद है, तो वो उसके भविष्य में जब ये दोबारा जन्म लेंगे, पुनर्जन्म लेंगे, तो उसको मिलेगा वो। एक पुनर्जन्म की मान्यता है, इसलिए कांसे का दर्पण से थोड़ा पता लगता है। यहाँ से एक हड़प्पा से एक विदेशी व्यक्ति की कब्र मिली है, विदेशी व्यक्ति की कब्र। विदेशी व्यक्ति की एक कब्र मिली। कैसे पता लगता है कि सभी सभी जो शव हैं वो तो ऐसे दफनाए गए हैं जमीन के अंदर, लेकिन उसको एक लकड़ी के ताबूत के अंदर, लकड़ी के ताबूत के अंदर दफनाया गया है। लकड़ी का एक डिब्बा बनाया गया ऐसे आयताकार का, उसके अंदर उसको हटाया गया, उसको ढक दिया गया, ऐसा पूरे का लकड़ी का बनाया गया है। तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे देखो उस समय क्या मिस्र के अंदर ऐसे ममीज बनाई जाती थी, उसको एक किसी ताबूत के अंदर पैक करके ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। वैसे ही कब्र एक ये हड़प्पा के अंदर एक मिली है। तो उससे पता लगता है कि ये एक विदेशी व्यक्ति की कब्र हो सकती है, क्योंकि किसी एक ही आदमी को ऐसे दफनाया गया है। एक पीतल की बनी एक इक्का गाड़ी मिली है, पीतल की इक्का गाड़ी। शंख का बना एक बैल मिला है, बैल मिला है। एक श्रृंगार बॉक्स मिला है, श्रृंगार बॉक्स मिला है। और एक बर्तन है, कोई मिट्टी का बर्तन मिला है। मछुआरे का चित्र बना हुआ है। ठीक है, देखो पीतल की इक्का गाड़ी से अपन को क्या पता लगेगा? पीतल की इक्का गाड़ी मिली, यानी कि पीतल की उनको जानकारी थी कि पीतल को कैसे बनाया जाता है, कैसे उसका ज़मीन से निकाला जाता है, उसको उसके अयस्क को फिर उसको वापस उसको धातु निकाला जाता है अयस्क से। फिर संग का बना बैल मिला है, यानी कि वो एक नवाचार करने वाले लोग थे, इनोवेशन करने वाले लोग थे। तो उनको कला करते हो, मनोरंजन वगैरह उनमें रुचि थी। तो शंख की बोले उनके एक शंख का बना हुआ मिला है कि उनको अपने जीवन में इन रोज़मर्रा के आजीविका के साधन के अलावा भी वो मनोरंजन के अंदर भी वो रुचि रखते थे। श्रृंगार बॉक्स मिला है। आभूषण, यानी कि वो सजने सवर के ऊपर उसके ऊपर भी ध्यान देते थे। बर्तन का पर मछुआरे का चित्र मिला है। मछुआरा कैसे पता लगेगा? मछली को वो मछली पास में मछली का चित्र होगा, या फिर मछली को कुछ ऐसे उसका भाला घुसाया हुआ होगा मछली के ऊपर, तो पता लगता है कि मछली का इनके जीवन में महत्व होगा। मछली का इनके जीवन में महत्व हो तो खाने में मछली का यूज़ करते होंगे। तो ऐसे जैसे ये जो चीज़ें मिलती है उनसे हम अनुमान लगाया जाता। अब यहाँ के कोई साहित्य तो अपन को मिले नहीं। देखो साहित्य जो मिले हैं तो उनको हम पढ़ नहीं पाते। जैसे हमने पहले बात की थी, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक में 2 सभ्यताओं को शामिल करते थे,
सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, और सिंधु घाटी आदि ऐतिहासिक में शामिल कर देते क्योंकि इसकी लिपि को हम पढ़ नहीं पाए इसलिए। अब लिपि तो मिली है क्योंकि मोहरों के ऊपर जानवरों के चित्र के साथ में कुछ लिखा हुआ भी है, लेकिन इनको अपन को पढ़ना नहीं आता। इनके आधार पर हमने मेसोपोटामिया के शहरों के साथ इनका व्यापार भी था, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो लिपि थी वो तो पढ़ी गई है, लेकिन ये लिपि पढ़ी नहीं गई है। तो इनके बारे में जो जानकारी है वो मेसोपोटामिया के अभिलेखों से भी मिलती है, लेकिन ये अभी जब लिपि पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम और कुछ ज़्यादा पता कर पाएंगे। ठीक है। अब हम हड़प्पा के विषय में बात कर ली। ऐसे 5-7 कुछ नगरों के विषय में, हड़प्पा जैसे कुछ नगरों के विषय में बात करते हैं, फिर उसके पूरे ओवरऑल उसके नगर नियोजन, अर्थव्यवस्था, खाद्य सामग्री वगैरह, जो पशुपालन वगैरह जो करते थे उनके विषय में, ओवरऑल पूरी सभ्यता के विषय में बात करेंगे। अब लेते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मर्तकों का टीला। मर्तकों का टीला। ठीक है। अब मोहनजोदड़ो की जो उत्खनन है वो 1922 में, पहले भी बात कर चुके, राखलदास बनर्जी ने। और ये कहाँ आया हुआ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आया हुआ है। हड़प्पा तो था पंजाब प्रांत में, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लरकाना जिले में। पूछ लिया जाता है कभी कभार। उन्नीस सौ 22 में राखलदास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया, खोज की, और उसके जो वस्तुएं प्राप्त होती है उनके विषय में अब यहाँ से बात करते हैं। एक तो स्नानागार मिला है यहाँ पर। स्नानागार, अब स्नानागार की जो देखो, ये स्नानागार जो है बहुत बड़ा स्नानागार है। उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 23.8 फीट, 23.15, इसको ऐसे लिखिए 39। ठीक है। ये लंबाई चौड़ाई ऐसे, लंबाई है 39 इसकी लंबाई है, 23 फीट इसकी चौड़ाई है, 8 इसकी गहराई है, यानी कि इतना बड़ा इसका वो मिला है स्नानागार। और उसका जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व की तरफ है। जैसे ये देखिए, ये स्नानागार है, दोनों उत्तर और दक्षिण की तरफ दोनों उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। अगर ये उत्तर है तो दक्षिण पश्चिम की तरफ ये, ठीक है, इस तरफ इसका ढाल बना हुआ है। और इसके नीचे जो बिटुमिनस का लेप किया हुआ है, बिटुमिनस का लेप, क्यों? क्योंकि जब पानी को रिसाव को रोकने के लिए बिटुमिनस का लेप किया गया है। और ऐसा पता लगता है कि इसको किसी अनुष्ठान करने से पहले नहाने के लिए शायद यूज़ में लिया जाता होगा, क्योंकि इतना बड़ा जो स्नानागार है इसके अनुष्ठान से पहले नहाने के लिए इसकी बिटुमिनस का लेप किया जाता है। इससे भी ये भी पता लगता है कि यहाँ ये वैज्ञानिक तरीके से सोचते थे, तभी इनको पता लगा है कि इसमें बिटुमिनस का लेप करने से पानी को सोखने से रोका जा सकता है। अब इसके विषय में जो स्नानागार हैं, जॉन मार्शल साहब ने इसके बारे में बोला है। जॉन मार्शल साहब ने
कि ये तत्कालीन विश्व की सबसे आश्चर्यजनक इमारत है। यानी कि उस समय का विश्व कौन सा था? सुमेरियन सभ्यता वाला, नील घाटी सभ्यता वाला, और ये हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ये उस विश्व की सबसे आश्चर्यकालीन इमारत है, क्योंकि देखो बिटुमिनस का लेप किया हुआ है इसके ऊपर, और इतना बड़ा स्नानागार, और उसकी ढाल उत्तर और दक्षिण में, इसमें जाने के लिए सीढ़ियाँ। इसके 3 तरफ कमरे बने हुए हैं। ये जो स्नानागार है इसके 3 तरफ कमरे बने हुए हैं, और इसके पास में एक कमरे में कुआं बना हुआ है, और शायद उस ऐसा पता लगता है कि इस कुएं से ही शायद इसमें पानी डाला जाता होगा। और उसके पास में कुछ कपड़े बदलने के भी कमरे बने हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे पता लगता है कि देखो भाई कितनी सुव्यवस्था थी पानी डालने के लिए। बिटुमिनस का लेप है, पानी को रिसाव को रोकने के लिए, कपड़े बदलने के लिए कमरे बने हुए हैं। तो इतने हजारों साल पुराने जो ये लोग थे, इतनी जो सभ्यता थी, इन्होंने वैज्ञानिक विधि से, वैज्ञानिक यानी कि इतने सोचने और समझने की क्षमता जो आज भी नहीं मिलती है इतनी। क्योंकि देखो इतने व्यवस्थित आज के नगर देखो, गलियाँ वगैरह, मोहल्ले वगैरह देखो कितने घुमावदार तरीके से होते हैं, लेकिन सीधी समकोण सड़कें जो होती हैं वो उस काल में, यानी कि पूरे नगर नियोजित थे, ये पूर्व नियोजित थे। ठीक है, और इस धार्मिक अनुष्ठान, इस जो ये स्नानागार था इसके पास में पुरोहित का एक आवास बना है, पुरोहित का। तो उससे ये पता लगता है कि ये जो स्नानागार है वो कि किसी अनुष्ठान के लिए यूज़ में किया जाता होगा। एक यहाँ से एक अन्नागार भी मिला है। अन्नागार की जो चौड़ाई है 45.7 15.2 मीटर इसकी लंबाई चौड़ाई है, यानी कि 45.71 और 15.23 मीटर इसकी लंबाई चौड़ाई है अन्नागार की। ठीक है, इसके पास में एक महाविद्यालय भी मिला है। महाविद्यालय कि बहुत बड़ा एक भवन मिला है। तो ये मान लिया जाता है कि वो महाविद्यालय हुआ। एक 20 स्तंभों वाला एक हॉल भी मिला है, 20 स्तंभों वाला एक हॉल भी मिला है। एक माल गोदाम मिला है, एक माल गोदाम मिला है। तो माल गोदाम इस कैसे मानते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी भवन मिला है और उसके अंदर कुछ अनाज के दाने वगैरह कुछ ऐसे मिल गए होंगे। तो ऐसे मान लिया जाता है कि ये कुछ अनाज रखने के लिए या कुछ और सामग्री रखने के लिए ये शायद यूज़ में किया जाता होगा। और सबसे महत्वपूर्ण है सिंधु घाटी सभ्यता की, एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति। तीन चीज़ें यहाँ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, एक योगीराज की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति यानी कि जानकारी थी कांसे की। और कांसे की नर्तकी की मूर्ति कुछ एक जो दाएं हाथ में एक चूड़ा पहना हुआ है। इस जो नर्तकी जो है उसका जो मुंह है वो आजकल जो बंगाल के लोगों का जो शेरों की जो संरचना होती है उस तरह की संरचना है इस कांसे की नर्तकी की मूर्ति की। और योगीराज की जो मूर्ति है वो ध्यान मुद्रा के अंदर है, यानी कि नासिका के ऊपर ध्यान लगाया गया है। नासिका के ऊपर ध्यान लगाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो
भारतीय संस्कृति में जो सिंधु घाटी सभ्यता के भारतीय संस्कृति में जो लिए गए तत्वों के अंदर जो निरंतरता के जो तत्व हैं उसमें ये जो योग हैं वो भी शायद यहाँ से निरंतरता के तत्वों में शामिल किया जा सकता है। नासिका की ओर ध्यान, और उसके योगीराज की मूर्ति है, उसके ऊपर एक चद्दर ओढ़ी गई है, चद्दर के ऊपर ऐसे कुछ निशान है, देखिए ऐसे 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 फूल बने हुए हैं। तो उस समय की कलाकृति यानी कि कलाकृति की जानकारी मिलती है इससे। यानी कि छापे करते हैं ना, उसके ऊपर कपड़ों के ऊपर कपड़ों के ऊपर छापे करना, कपड़ों पर छापे, यानी कपड़ों की डिजाइन का पता लगता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण और है, पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की एक मोहर मिली है। पशुपति शिव की एक मोहर, मोहर कह दो, मोहर छप्पे लगाई जाती थी तो वो मोहर। तो वो मोहर देखो, उसकी आकृति तो फिक्स तो बात कैसे करेंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी चित्र बने हुए हैं तो उसके विषय में बात कर लेते हैं। ठीक है, ऐसी कोई मोहर मिली है, तो बीच में कोई पशुपति, कोई आकृति है मनुष्य की, मानव की, या फिर किसी और जीव की, जिसके ऊपर दो सींग हैं, और उसके इस और हाथी है, नीचे की तरफ एक बाघ है, और इधर गैंडा है, और इधर भैंसा है, और उस आकृति के नीचे दो हिरण बने हुए हैं। ठीक है, तो अब इससे जो एक कुछ लोगों का कहना है कि ये पशुपतिनाथ शिव की मोहर है, ये पशुपतिनाथ शिव है, क्योंकि ऊपर सिंह लगे हुए हैं इसलिए। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये जैनों के जो आदि जो गुरु हैं, यानी कि प्रथम तीर्थंकर, जो ऋषभदेव हुए हैं, उनकी मूर्ति है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना यही है। तो अब यही मान लिया जाता है पशुपतिनाथ की मोहर। मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान नहीं मिलता है, वहाँ पर कोई कब्रिस्तान नहीं है, शायद या तो सबको जला देते होंगे। यहाँ पर मलेरिया के साक्ष्य मिलेंगे, एक कोई कंकाल मिला है, उसके ऊपर से कैनेडी महोदय है, कैनेडी एक विद्वान हुए हैं, कैनेडी ने यहाँ पर मोहनजोदड़ो के अंदर एक कोई शव निकला है, कोई कंकाल निकला है, उसके आधार पर उन्होंने बताया कि ये तो मलेरिया के साक्ष्य, यहाँ से मलेरिया के आधार पर इस सभ्यता का, इस जो शहर का जो विनाश हुआ है, तो उन्होंने एक कंकाल के आधार पर यह बताया कि यहाँ मलेरिया के साक्ष्य मिले। ठीक है, 6 ईंट बनाने के भट्टे मिले, 6 ईंट बनाने के भट्टे, हाथी का कपाल खंड मिला है,
यानी कि इन ईंटों के बनाने की जानकारी थी। ईंट पहले मिट्टी की ईंट बनाते थे, फिर उसको तब उनको ये भी पता था कि ईंट बनाने के बाद में, उनको तपाने के बाद में ईंट मजबूत हो जाती थी, वो बारिश में गल नहीं पाती थी, गलती नहीं थी। तो उनको ईंट बनाने की भी जानकारी थी, यानी कि ईंटों को वो पकाने के बाद में यूज़ में लेते थे। और एक हाथी का कपाल खंड मिला है, हाँ, यहाँ पर एक मोहनजोदड़ो के अंदर। तो उससे भी ऐसे पता लगता है। और वो अपने अपने जो ये मोहर देखी थी पशुपतिनाथ शिव की मोहर, उसमें भी हाथी का चिन्ह लगा हुआ है। इससे पता लगता है कि हाथी की उनको जानकारी थी, या हाथी से परिचित थे। घोड़े के दांत मिले हैं। अब देखो, घोड़े का कोई दूसरी मोहरों के ऊपर तो इसका चिन्ह कहीं मिला नहीं है, लेकिन घोड़े के दांत जरूर मिले हैं। अब वो बाद के काल के हैं या फिर इस काल के हैं, लेकिन उस स्थल से मिले हैं। घोड़े के दांत के बाद में हम बात करते हैं, सीपी का बना एक स्केल मिला है। सीपी का एक स्केल, सीपी का एक स्केल मिला है, यानी कि नाप तोल के बारे में इनको जानकारी थी। और उसके बाद में एक, जब इस स्थल की खुदाई हुई तो एक स्तूप मिला है, बौद्ध धर्म का एक स्तूप मिला है कनिष्क के टाइम का। तो ये भी याद, एक इस सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं, लेकिन थोड़ा अलग से एक लिख दो, कनिष्क का एक स्तूप मिला है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ठीक है। यहाँ से एक मेसोपोटामिया की मोहर मिली है। एक चित्र मिला है, जिसमें आधा शरीर बाघ का और आधा शरीर मानव का, जो नरसिंह अवतार नहीं है उसी तरीका का एक कोई चित्र मिला है। तो कुछ लोग उसका संबंध नरसिंह अवतार से भी लगाते हैं, लेकिन ये तो सिंधु घाटी सभ्यता है तो उससे भी पहले की है। आधा शरीर बाघ का और आधा मानव का, बाघ आधा मानव का। एक चित्र मिला है जिसमें एक कोई व्यक्ति है जो बकरी के साथ में खड़ा है चाकू लेकर, और उसके सामने एक देवी है। बकरी के साथ चाकू लेकर खड़ा है, सामने देवी है। तो उससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि यहाँ पर बलि प्रथा होगी, तो ही वो चाकू लेकर बकरी के सामने खड़ा है, क्योंकि बलि दी जाती है, वो सामने देवी है। देवी को चित्र वित्र कोई लगा हुआ है। एक सिलबट्टा है, सिलबट्टा मिला। सिलबट्टा को जानते हो ना आप? एक सिलबट्टा मिला है, मिट्टी का एक तराजू मिला है। सिलबट्टा मिला है, मिट्टी का तराजू मिला है, सिलबट्टा क्या काम आता था? सिलबट्टा होता है, पत्थर होता था, उसके ऊपर एक लोढ़ा होता था, जो एक कोई मिर्ची वगैरह उसको कूटने के लिए वगैरह ये काम में लिया जाता था। तो उसको सिलबट्टा कहते थे। मिर्ची वगैरह घर में नहीं लेते क्या उसमें? वो एक मिट्टी का तराजू, चीज़ों को तोलने के लिए मिट्टी का तराजू यूज़ में लिया जाता था। एक मिट्टी का तराजू मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो मोहरें मिली हैं, सबसे ज़्यादा जो मोहरें जो मैंने बताई थी आपको, जो पशुपतिनाथ की एक शिव की मोहर मिली थी, एक
है ना। उसी तरीके की मोहरें, जो सबसे ज़्यादा जो मोहरें किसी के ऊपर वो सबसे ज़्यादा मोहरें होती है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लेक वाली मोहरें हैं, लेक वाली, वो मिली है हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है। अब हमने आज हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ लिया। अब इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई क्वारी हो तो कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, कॉलेज में आइए।